हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। इस लेक्चर के अंदर हम जानते हैं भाई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे वो सवाल आएंगे। तो पूरा जो लेक्चर फ्लो है यहाँ चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर आप देखते हैं एनसीईआरटी में तो पहले तो वही आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, वही डॉबरनेरिया ट्राइड्स हो गए, या फिर आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गए, या मेंडलीफ ने किस प्रकार अपनी पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। वो सब ज्ञान आप ले सकते हैं आराम से पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से। हम आज के मुद्दे पे जो बात करेंगे वो उन क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। जनरली आप देखते हैं कि नीट में जो सवाल आ रहे हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड आ रहे हैं। भाई सीक्वेंस दे देगा, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड एनर्जी बताओ, ऑक्सीडेशन जो पावर उसमें बताओ, या एसिडिटी बेसिडिटी बताओ। इस तरह के सवाल आपके रहते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा इस लेक्चर की पूरी क्लासिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज से, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहां पर बात करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रहेगा एटॉमिक रेडियस। क्या रहेगा बच्चों? एटॉमिक रेडियस। भाई हम जो मेजर 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला है एटॉमिक रेडियस। ये क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है जिस शेल में है उसका जो डिस्टेंस है वही एटॉमिक रेडियस है। लेकिन यार ये फिक्स पाथ तो है नहीं, है ना। अनसर्टेनिटी की बात सोचो, फिक्स पाथ तो है नहीं, तो एक्चुअली इसको निकालना कोई प्रैक्टिकल बात तो है नहीं। तो कैसा करा जाए? इसको फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं और निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये ज्यादा व्यवहारिक तरीके हैं, कोवेलेंट रेडियस। और फिर हम निकालेंगे आयोनिक रेडियस। देखो 4 तरह की रेडियस आपको पढ़ने की जरूरत है। पहला है कोवेलेंट, दूसरा है आयोनिक, तीसरा है मेटालिक, एंड देन चौथा है वैन डर वाल। और अब ग्रेजुअली हम इन्हीं चारों रेडियस को पढ़ते जाएंगे और इनका फिर आपस में एक रिलेशन की किसकी ज्यादा किसकी कम उसकी बात होगी। पहली बात, कोवेलेंट रेडियस क्या है? मान लीजिए बच्चों आप स्टडी कर रहे हैं H2 को, तो ये H के 2 एटम हो गए जिन्होंने मिलके H2 बना दिया है। ये रहे इनके न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस को जोड़ो, जो लाइन इनको जोड़ेगी उस लाइन को हाफ कर दो। नियर अबाउट आपके पास ये डिस्टेंस आ गया जो कि रेडियस हो गई। तो व्हाट यू कैन राइट दैट कोवेलेंट रेडियस is the half of the distance between the nucleus of 2 covalently bonded atoms। ये समझ में आ गई बच्चों बात? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आयोनिक रेडियस क्या है? अब देखो इसके लिए कैटायन और एनायन का बनना जरूरी है। और कैटायन और एनायन कैसे बनेंगे? इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज को जरा और समझते हैं। पहली है बच्चे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? देखो बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो। भाई मान लो आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए, वो वापस नहीं कर रहे हैं, अब आप उनसे पैसा लेना चाहते हो। तो आप पैसा लोगे तो कुछ एनर्जी लगाओगे ना भाई, को गुस्सा भी करना पड़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो पैसा तो नहीं वापस कर रहा है, वो आप चाहते हैं कि पैसा ले, तो आप क्या करेंगे? उस आदमी को वहां बुलाएंगे जहां सबसे कमजोर हो, उसे कहीं अकेले हैं बुलाएंगे। ये थोड़ी से घर जाके चैलेंज करेंगे ला पैसा वापस कर। ठीक वैसे ही अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आप उस एटम को उसकी सबसे वीक पोजीशन पे लेके जाएंगे। और वो क्या है? वो गैसियस स्टेट में हो, दूर दूर हो जाए, आइसोलेटेड हो, तभी तो कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हुए समझते हुए ध्यान रखना, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an atom in its
आइसोलेटेड गैशियस स्टेट, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक लाइन तो ध्यान दो, फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैशियस स्टेट। तीन बातें ध्यान रखनी है, वो गैस स्टेट में होगा, आइसोलेटेड होगा, तब जितनी एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन निकालना है उसी को बोला गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे मान लो सोडियम बाबू थे, सोडियम बाबू मेटल है, जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पहले आपको इन्हें गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में ले गए हैं, और बेटा ये क्या हो गया है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया है। यस और नो, याद है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ले जाना सब्लिमेशन है। और फिर आप इस गैस से आप सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये जो रहेगी ये रहेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, जितनी एनर्जी अब देनी पड़ेगी, तो ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, सोडियम के केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लग रही है वो, और अगर दूसरा निकालने लगे तो पहली बात तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब आपको सोडियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो वैसे ही मुश्किल हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। अब ऑब्वियसली ध्यान रखना, जो प्रोग्रेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं लाइक 1 2 सक्सेसिव जो चलती हैं, वो 2 बड़ी होगी 1 से। ऑब्वियसली यहाँ प्लस में से माइनस निकालना है, और इस केस में तो ऑक्टेट भी पूरा था, वहाँ से निकालना है, तो बढ़ गई होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 बड़ी होगी 1 से, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होती है, क्योंकि अब की बार आप प्लस में से ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। प्लस में से निकाल रहे हैं मतलब अब उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज है, और जिसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ गया है। इफेक्टिव मतलब कितना महसूस हो रहा है ना। अब सोडियम पे कितना हो गया था, उसके पास 11 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए थे, तो 11 मिलके 10 पे तो इम्पैक्ट ज़्यादा लगा रहे हैं ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। हम क्लासेस के अंदर जो बात करते हैं, स्लेटर्स रूल की जो बात करते हैं, हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो निकालते हैं, है ना, वो हम क्लासेस में लेते हैं। यहाँ पर आपने वो पढ़ा होगा, अभी फिलहाल नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखो। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब एक चीज़ सोचो बेटा, अगर कैटायन बना है ना, जैसे कि एक बहुत बेसिक बात समझो, ये सोडियम रहा, इसके यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे पहली शेल में, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन थे, और फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। अभी पहले जो आप सोच रहे थे एटॉमिक रेडियस, वो यहाँ से यहाँ तक का था, अब यहाँ से हट चुका है, अब ये यहाँ से यहाँ तक रह गया है। दूसरी बात, अब इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ये और कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि Na का साइज बड़ा रहेगा Na प्लस से, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर ये कहानी इस तरह मूव करेगी। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये इन अ सेंस कैटायनिक रेडियस हो गई। ठीक है बच्चे, सेकेंड चीज समझा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उससे एनायनिक रेडियस समझाऊंगा, तो इस तरीके से आपको एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखो मान लेते हैं, अब हमारे एक मित्र हैं, मान लीजिए आदित्य, और वो अदिति को बहुत ज़्यादा, लेट्स से उनको एक अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, व्हाटएवर, अब वो चाहते हैं कि उन्हीं से वो शादी करें, विवाह करें। परंतु आदित्य के जो पेरेंट्स हैं वो इसके खिलाफ हैं, है ना, उसके घर वाले बिल्कुल खिलाफ हैं। सो वो ये विवाह नहीं होना देना चाहते। नाउ द प्रॉब्लम इज, आदित्य की मोहब्बत बहुत सच्ची है, तो अब आदित्य के घर वालों ने बोला कि आपने अगर इससे विवाह करा, शादी करा, तो आपको हम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। बट क्योंकि आदित्य की मोहब्बत सच्ची है, तो वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ठीक वैसे ही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो वो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन है ना। अब क्लोरीन बाबू का ध्यान से समझना, क्लोरीन बाबू का जो न्यूक्लियस है उस पर 17 प्रोटॉन है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन अगर चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो जो पहले से मौजूद ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो रिपेल करेंगे। जिस तरह आदित्य के घर वाले चाचा ताऊ ने रिपेल करा, वैसे ही ये भी रिपेल करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। लेकिन
अगर आदित्य चाहता है उस इलेक्ट्रॉन को, देखो चाहत की बात चल रही है, तो वो एनर्जी लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखो यहां मुद्दा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड, प्रॉपर्टी से बेदखल हुए थे ना, छोड़ी थी ना वही चीज, द एनर्जी रिलीज्ड while acquiring an extra electron, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए बाय, वही चीज आ जाएगी, बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो तो रहेगा ही, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी चीज को समझना, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक शख्स है ए और वो चाहता है कि उसे नीट के थ्रू मेडिकल की सीट मिले, मेडिकल की सीट मिले और वो बन जाए डॉक्टर ए। और एक है बंदा बी, वो चाहता है उसे मेडिकल की सीट मिले और वो बन जाए डॉक्टर बी। दोनों का मेंटल लेवल लगभग सेम है। नाउ द इशू इज, ये इसके लिए मान लो कुर्बानी दे सकता है, इसका डेल्टा एच है -200, एजम्पशन है, और इसका है डेल्टा एच -500। तो किसको मेडिकल की सीट जल्दी मिल सकती है? जो ज्यादा कुर्बानी देने को तैयार है। जब तक सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो ना, नहीं मिलेगा कुछ। ठीक वैसे ही इन दोनों में से जिसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो ज्यादा मोहब्बत करता है मेडिकल की सीट से, उसको मिलने का चांस ज्यादा होगा। तो पहली बात तो यह है, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आदित्य प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार क्यों थे? मोहब्बत बहुत गहरी थी। इन्होंने ज्यादा कुर्बानी क्यों देनी चाहिए? क्योंकि मेडिकल की सीट से मोहब्बत बहुत गहरी थी। तो जितनी ज्यादा मोहब्बत यानी एफिनिटी होगी, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, better will be the electron affinity। affinity माने चाहत। तो ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है। ये जितना नेगेटिव है, जितनी कुर्बानी क्यों दे पाओगे? जब उससे मोहब्बत ज्यादा होगी। तो ये चीज है। अब एक बात सोचो, अब आदित्य ने शादी तो कर ली, बट घर में तो नहीं ला पाएगा। ठीक वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो आ नहीं पाएगा, थोड़ा बाहर रहेगा। तो पहले अगर मान लो इतनी रेडियस थी, तो अब इतनी हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज है, देखो ऑब्वियसली बात है ना भाई, अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। ये केमिस्ट्री की इसमें लॉजिक है। तो अब वो कम हो जाएगा तो दूर तक फैल जाएगा ये, तो Cl- बड़ा हो जाएगा Cl से। ये अनायनिक रेडियस है। तो ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये आयनिक रेडियस के कॉन्सेप्ट में पढ़ी जाएंगी। मेटेलिक रेडियस, वही मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो बॉन्डिंग पढ़ा भी दूंगा। वो जो कर्नल होता है, याद है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और वेंडरवॉल, जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अगर उनके न्यूक्लियस को अटैच करके हाफ कर दो तो वेंडरवॉल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वेंडरवॉल सबसे बड़ी हो जाएगी इसमें। अब यहां पर एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में, ध्यान सुनना, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो भाई पीरियड बढ़ते चले जाते हैं, यानी नंबर ऑफ शेल्स विल कीप्स ऑन एडिंग। और नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेंगी तो वैसे वैसे साइज तो बढ़ेगा मेरे दोस्त। तो जनरली ऑब्जर्व हुआ कि नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। जरा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो साइज है वो बढ़ जाता है, अब जो भी कर रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, लिख रहे हो, पेन है, कॉपी है, चाय है, कॉफी है, उसको साइड रखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर और दूर होता चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो रहा है? आसान।
आसान हो रहा है। तो नीचे आते हुए वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आते हुए कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा तो इसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोले तो सामने वाले को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हो तो सामने वाले को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी तो बढ़ी गई ना भाई, यस और नो। तो अब एक चीज और समझना, टॉप टू बॉटम ये चल रहा था, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। शेल तो नहीं चेंज हो रहे ना, शेल तो वही है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच का अट्रैक्शन और प्रगाढ़ होता जा रहा है और स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसकी वजह से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम बढ़ रहा था और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्त। और अगर डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम बढ़ती हैं वो लेफ्ट टू राइट घटती हैं, एंड वाइस वर्सा। इससे प्रॉपर्टीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, उनके जनरल वेरिएशन को समझना भी आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बात रही, और एक बात आएगी अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के विषय में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है मेरे दोस्त? देखो, अभी तक आपने देखा था एक एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है, और सही कहूं तो ये सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे मान लेते हैं HCl है, H2 है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो बीच में रहा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हुआ। कोवलेंसी के अंदर ये तो बीच में रहना चाहिए था, बट अगर नीचे वाले केस में देखें तो मान लो अगर ये डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रही है तो क्लोरीन विल बी नोन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो मिल रही है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी से, लगभग वो प्रॉपर्टी है, ये टेंडेंसी है, बट फिर भी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम कम होगी ये भी, ठीक है। एंड दैट इज वाई फ्लोरीन चीता है भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट फिर ध्यान रखना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, परंतु क्लोरीन सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन एफिनिक है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ करना चाहता है, बट वो स्पेस नहीं है जहां उनको रख पाए। ये उस बच्चे की तरह है जो यूट्यूब पे आता है, शोर मचाता है, हर जगह गाता फिरता है, मोटिवेशन देखता है कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे नीट की सीट चाहिए, बट जब आता है कि नीट की सीट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, वो रील देखना छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस नहीं होता उसके पास। इच्छा बहुत होती है, इच्छा बहुत होती है, कीमत नहीं होती देने के लिए। फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो स्पेस नहीं है जो होल्ड कर पाए। क्लोरीन का एप्रोप्रिएट साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी है, तो इसलिए ध्यान रखना क्लोरीन, इस वजह से क्लोरीन बेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिक है। तो मेरे दोस्त ये कुछ प्रॉपर्टी आपने अभी तक देखी। अब कुछ जगहों पर कुछ दिक्कतें आएंगी जिनको आप कह देंगे कि एक्सेप्शन की तरह याद कर लेंगे, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन की तरह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बात करेंगे वो क्या क्या चीजें हैं। पहली मुद्दा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है मेरे दोस्तों? अब यहां समझना, देखो हम एक बात तो समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है ना, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस पूरा भरा हुआ है, ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है, ये सब जान रहे हैं हम कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, ये है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ जाना, 2 8 8 तो चलता रहता है। तो प्लस और माइनस के बीच में
अट्रैक्शन होना तो लाजमी है, ये तो होगा ही अट्रैक्शन तो। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, क्या उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फील कर रहा है? नहीं, क्योंकि फोर्सेस देखो, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में तो अट्रैक्शन है, बट इस इलेक्ट्रॉन में क्या है? यहां तो रिपल्शन है। तो दो कंबाइंड इंटरेक्शन फोर्सेस हैं। पहली तो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, और इलेक्ट्रॉन की आपस में ये जो रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसकी वजह से जितना पॉजिटिव ये फील कर रहा था उतना ये नहीं करेगा, कम करेगा। एक भाई साहब आए थे, याद होगा आपको, जिनका नाम था स्लेटर। तो उन्होंने स्लेटर रूल जो दिए थे उससे हम इफेक्टिव निकालते थे। खैर ये मुद्दा पूरा क्लास का ही है, बट अगर आपको ध्यान हो तो Z इफेक्टिव था, ये Z इफेक्टिव, ये एटॉमिक नंबर था, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट था। इससे मालूम पड़ता था कि कितना कितना इम्पैक्ट है पूरा। इसका देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा क्वांटिटेटिव एक रिप्रेजेंटेशन, एक वे है समझने का Z इफेक्टिव को। ज़्यादा जानना चाहते हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, सर स्लेटर रूल बता दो, एक्सप्लेन कर देंगे अलग से वीडियो देके। तो अब लेकिन यार आपको भी आना पड़ेगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये स्लेटर रूल थे, उसके हिसाब से Z इफेक्टिव यहाँ तक कितना पहुँच रहा है ये देख रहे हैं। तो इनर शेल जो है वो शील्ड कर रही हैं एक तरीके से आउटर शेल को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, ठीक है। ये जो शील्ड है ना, इसी को तो बोल रहे हो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, या बोल सकते हैं इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो इनर शेल्स हैं ये आउटर मोस्ट शेल को बचा रही हैं, आउटर शेल्स को बचा रही हैं, वो शील्डिंग है। चलो बहुत बढ़िया है। अब ध्यान रखना, एक इफेक्ट आएगा पेनिट्रेंस इफेक्ट। पेनिट्रेंस इफेक्ट क्या हुआ? पेनिट्रेंस इफेक्ट क्या हुआ? भाई अगर आप देखें तो SPDF आपके पास इस तरीके से हैं और S जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर देखा जाए तो न्यूक्लियस देखा है तो S को तो चारों तरफ से खींच सकता है अपनी तरफ, तो पूरी तरह कवर कर लेगा। तो S जो होता है वो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, फिर P, फिर D, फिर F, है ना। जैसे कि आप मान लो कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका आप इस तरह विजुलाइज कर लो कि सबसे क्लोज इसके S, फिर P, फिर D, फिर F। इसलिए D के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट हमें दिखता है बाद में, बट ये रहा S जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, उसका पेनिट्रेंस सबसे ज्यादा है ना। तो इसी पेनिट्रेंस की वजह से एक और खेल देखा गया, और वो खेल क्या था? जैसे मान लेते हैं हमने देखा ग्रुप 13, ये आ गया जी। तो ये बोरोन से थैलियम की तरफ जाते हुए अगर हम समझें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हमें प्राप्त हो रही है इस ग्रुप की? NS2 NP1, NS2 NP1। अब देखो मजे की बात, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि S का पेनिट्रेंस बहुत बढ़िया है, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, नीचे आते हुए हम देख रहे हैं जैसे हम आ रहे हैं किसी ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, तो अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो अब वो S को और बढ़िया खींच रहे हैं, और अगर बहुत बढ़िया खींच रहे हैं तो धीरे धीरे S इस तरीके से बॉन्डेड हो जाएगा न्यूक्लियस से कि वो बोलेगा यार अब मैं क्या ही रिएक्ट करूं, सन्यासी हो जाते हैं, क्या ही रिएक्ट करना है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये जो S के दो इलेक्ट्रॉन थे ये इतना क्लोज आ जाते हैं न्यूक्लियस के कि ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेते, और रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेते तब इन्हें हम बोल देते हैं पार्ट नहीं ले रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होगा? ये इसका मतलब ये होगा इनर्ट। क्या होगा बच्चों? इनर्ट। और इसी फिनोमेना को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे क्या होगा? देखो ऊपर तो तीनों ही जा रहे थे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 था, नीचे आते हुए स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस एंड +1 इंक्रीजेस। सोचो +3 क्यों था? जब ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जा रहे थे, नीचे आते हुए S क्लोज हो गया न्यूक्लियस के, तो अब ये जो S के दो इलेक्ट्रॉन थे ये नहीं लेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं लूज हो रहे, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो
+3 हो ही नहीं रहा, 3 थोड़ी जा रहे हैं, तो आपका +1 रह जाएगा। तो यहां हम कहते हैं दैट स्टेबिलिटी of +1 oxidation state increases as we move down the group in group 13, while stability of +1 oxidation state increases। तो ध्यान रखिएगा, नीचे आते हुए थैलियम तक आते हुए +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऊपर +3 की थी। इसी को बोला जाता है बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यही वजह है कि ग्रुप 14 यानी कार्बन वाले परिवार में भी अगर आप जाएंगे तो कार्बन भैया कहेंगे हम तो +4 दिखाई देंगे, पर नीचे आते हुए लेड गुरु कहेंगे अरे काहे हम तो +2 में ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि यहां भी देखो मुद्दा यही है, समझ गए? तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 इन ग्रुप 14 अगर आप देखते हैं तो यहां आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रुक गया हूं, मैं इस पर आराम से बता रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप एंड +2 की इंक्रीज होगी, अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डन। सो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इन प्रॉपर्टीज की बात करी, मेटालिक रेडियस वैन डर वाल्स बता दिया था मैंने, इन प्रॉपर्टीज की बात करी, ये मैंने बताया आयनाइजेशन एनर्जी क्या, कैटायनिक रेडियस बता दी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दी, ये बता दी। अब एक चीज और सोचो, आयनाइजेशन एनर्जी को जब आप समझ रहे हैं तो कुछ मुद्दे और ध्यान रखना। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ये कुछ फैक्टर ध्यान रखना। मोर दी Z इफेक्टिव, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। फिर वो आ जाएगा फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला, याद है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 2p3। भाई वैसे आप क्या कह रहे हैं, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यही कह रहे हैं आप। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं पूछूं तो आप मुझे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा राइट है तो उसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर एक छोटा सा बात है, उसे लोग कह देंगे एक्सेप्शन है, परंतु एक्सेप्शन ना हो कि अगर आप एक बात समझें तो नाइट्रोजन क्या है मेरे दोस्त, और यहां पर क्या हो जाएगा लास्ट में 2p4। अब जरा आंखें खोल के देखो, यहां पर ये हाफ फिल्ड है, यहां पर नहीं है, तो हाफ फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो यहां पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं है, रीज़न पता है तो आप संभाल लोगे। ऐसे ही मैंने क्लोरीन वाले केस में जब फ्लोरीन वाला बताया था वो भी ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी का वेरिएशन बता दिया था, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया है, ये क्या Z इफेक्टिव है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया है, पेनिट्रेंस बताया है, यहाँ पर मैंने आपको शील्डिंग बताया है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और स्टेबिलिटी का ध्यान रखिएगा। कुछ सवालों के थ्रू आप कहानी को आगे लेते हैं। तो अभी कुछ जनरल बातें हैं, ये 2020 में देखिए आया था, मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2, है ना। तो अब कॉपर देखिए नॉन मेटल कौन है कैसे क्या, इन्होंने पूरा नहीं दिया, इन्होंने खाली अगर देखा जाए तो उसे बस एक ही पॉइंट में दे दिया। कॉपर कहते हैं कि नॉन मेटल है क्या, ट्रांजिशन है क्या, फ्लोरीन कहते हैं फ्लोरीन नॉन मेटल, कॉपर ट्रांजिशन में फेंक दो, है ना। और सीरियम को देखा जाए तो लैंथेनॉइड कर दो। सिलिकॉन यहाँ पर ऑप्शन बच रहा है कि मेटलॉइड ही है,
बट इस पे भी आपको बताऊंगा मैं भी कैसे कहानी जाएगी। तो सीरियम का लेंथेनॉइड वाला ऑप्शन सी का, डी का 3 वाला ले लो। तो डी का 3 वाला इन्होंने नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं है, डी का 3 वाला ही होगा, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में, है ना। अगला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्या है बच्चों? विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सीओ हम जानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है, बहुत ही क्लियर है, सीओ न्यूट्रल है। तो ए का 2, BaO। अब बेरियम की बात करेंगे तो ये बेसिक नेचर हो रहा है। तो देखते हैं ए का 2 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। ए की ऑप्शन है फर्स्ट, परंतु फिर भी देख लो बी का 1 Al2O3 एम्फोटेरिक है और Cl2O3 एसिडिक है। सही है। तो इस तरीके से आपका बड़ा ही आसान सवाल था। ऑक्साइड्स की जब भी आपको देखनी है, देखो यहां पर अगर देख रहे हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना बड़ा ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही एसिडिक नेचर ही बढ़ता जाएगा। दिस इज ओनली अ वे टू रिप्रेजेंट व्हाट, एसिडिक कैरेक्टर। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। देखो यहां पर अब हम जानते हैं, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो मैंने बार बार कहा है आपसे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अगर बात कहते हैं विच इज नॉट एन कह रहा है, विच इज नॉट, यानी ये ध्यान रखना, यहां पर देखें तो O2 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 है, तो ये तो है। इन दोनों भी 10-10 है, Na प्लस पे 10 है, Mg2 प्लस पे 10 है। यहां पर भी देखें तो Mn का 25 हो गया, इसका 26 हो गया, +2 सेम हो गया, यानी ये भी। तो यही बचा जो नहीं है, दिस इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, डी। ऑब्वियसली देख लें जरा सारे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अब ये सारे आप देखते चले जा रहे हैं, यहां पर नीचे जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका मतलब आप खुद क्या होंगे, आप रिड्यूस होंगे। सामने वाले को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो आप खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे ना। आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आप गेन करेंगे। अब मुद्दा यह है दोस्तों, यहां देखो ध्यान से, +4 +4 +4 +4, हम जानते हैं ये ग्रुप 4 की बात कर रहा है। ये बात हुई थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में वो ये नहीं आपसे पूछ रहा है कि एक बताइए कि कैसे करेंगे, वो इस तरह पूछेगा। अब हम अगर ये जान रहे हैं कि PbO2 यहां +4 में है, बट ये स्टेबल किस में होगा, +2 में। +4 से +2 में जाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा, यानी अपने आप को रिड्यूस करेगा, और अपने आप को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग ही हो गया ना। तो ये तो नीचे जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, सही बात है, वाह। ये कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं लगाना। हम क्या रटते हैं, अरे इनर्ट पेयर से सोचो ना भाई, क्यों घबरा रहे हो। अगला देख लो, अगला है, समझ में आ गई ना बात। यानी देखो बड़ी सीधी बात है, हम जानते हैं इस केस में, अच्छा सवाल है ये भी, देखो सारी वेरिएशन इस क्वेश्चन में लपेट दी जाएगी कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात आप करते हो, हम जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैसे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो 4 से 2 में जाने की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तभी तो 4 से 2 में जाओगे, और जब 2 गेन करोगे तो खुद रिड्यूस हो जाओगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे, तो इस तरह से ऑक्साइड के नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, आइए चर्चा कर लेते हैं इस पे। HF है, HCl है, HBr है, HI है। प्रोटॉन छोड़ने के बाद ये F- बना देगा, ये Cl- बना देगा, ये Br- बना देगा, ये I- बना देगा। और हम जानते हैं कि मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। इन चारों कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का राग
कौन गाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल देखा जाएगा जिस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। जिस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। और देखो सब पे नेगेटिव चार्ज है बट साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन का, तो ये आयोडाइड आयन की चार्ज डेंसिटी सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तो सबसे बड़ा एसिड ये। तो यही ऑर्डर है जो इसने कहा है, तो ये भी सही है। हमें नॉट बताना है ना। तो H2O, H2S, H2SC इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। pKa वैल्यू मतलब ये कह रहा है नीचे आते हुए एसिड बेकार हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना ना ना, क्योंकि नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा एटम का, जिसकी वजह से H का निकलना आसान हो जाएगा। तो यही जो है वो गलत है, नीचे वाला सही बता रहा है, तो ये रहा। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ये वेरिएशन को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 21 का सवाल है, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यार ऑब्वियसली देखो यार, आदित्य की मोहब्बत जिसके चक्कर में उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। तो जब आप रिएक्ट होना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तभी तो छोड़ेंगे। ये चाहते ही नहीं है हासिल करना, तो बहुत हाई वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सही जवाब है, तो इनकरेक्ट नहीं है। नोबल गैसेस आर स्पारिंगली सॉल्युबल। हाँ होती हैं, गैसेस तो सॉल्युबल होती हैं, हेनरी लॉ भूल रहे हो। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कदापि नहीं, यही गलत है। गैसेस है, कहां से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग हो जाएगा भाई? वीक डिस्पर्शन सही है इसका, तो इसका मतलब इनकरेक्ट थर्ड है। चारों ऑप्शन ढंग से बताए हैं, ध्यान रखना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये वही सवाल आ गया, देखो वही सवाल आ गया, देखो रिपीट हो गया है ना। स्टेटमेंट 2, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF डिक्रीज। बिल्कुल सही है, दोनों मान लेंगे, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। हाँ, तो 1 का यून करो, यून पहला गलत हो गया, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। 9 है इनियम, इनियम। ये तो IUPAC का टेबल है भाई साहब, है ना, टेबल है NCERT में। तो यून 1 का हो गया, 9 के लिए एनी लगा दी, खत्म कहानी है। तो बिल्कुल वैसा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। टेबल जरूर देखना वो NCERT से। Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? सबसे कम नेगेटिव से सबसे हाई नेगेटिव तक जाना है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव यहां पर O और F में F की हो रही है। भाई देखो ध्यान से देखो, तो कैल्शियम तो मेटल ही है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ही नहीं। और ऑर्डर से भी देख लो, लेफ्ट टू राइट से, तो यही वाला ऑर्डर हुआ, सिंपल। ये तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोरीन होता तो हम उसको दे देते। Given below are two statements. The boiling point of the following hydrides of group 16 element increases in the order this. Boiling point अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं बढ़ता रे, कम होता चला जाता है, बिकॉज इसमें तो H बॉन्डिंग है ना, तो इसको कम नहीं दिखाना चाहिए था। बाकी तो चल जाता, चलो मास लगा लेते, गलत हो गया ये। The boiling point of these hydride increases with increase in molar mass. देखो ये पॉइंट इसके लिए नहीं चल रहा ना, इसमें H बॉन्डिंग है, बाकी चलो मान लेते हैं हम, बट नहीं चला, दोनों इनकरेक्ट हो गए, है ना। H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा ना, बिकॉज ऑफ सबसे देखो H बॉन्डिंग भी है तो एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ही, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। लंडन डिस्पर्शन, आयन डायपोल, इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? H बॉन्डिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर दोनों ही गलत कर गए। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। बच्चों देखो राज की बात, क्लास 12th में जब P ब्लॉक हुआ करता था पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री में, तो ये सवाल NCERT में होता था, पुरानी NCERT में देखोगे हो जाएगा। और अब ये पीरियोडिक के नाम से घुमा के गुजरते देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ही डेफिनेटली। उसके बाद लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, FF बॉन्ड देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन क्लोज आ जाएंगे, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो उस वजह से डिसोसिएशन जो है वो आसान हो जाएगा।
और हाई हाइड्रेशन डेफिनेटली साइज जो है अपने वाले में छोटा है इसलिए हाई है, तो ए और बी बोथ, ए और बी बोथ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 22 में ही आया है, 22 में ही आया है, बताना पड़ेगा। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट में मैंने बताया वही चीज़ आई अभी, बढ़ता है, परंतु एन और ओ के सवाल में मुश्किल हो जाएगा, एन का ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। If first ionization enthalpies of element X and Y are this, अब देखो X और Y है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, दोनों दे रखी है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। फर्स्ट में दे रखा है 419 किलो जूल पर मोल और इसमें दे रखा है 590 किलो जूल पर मोल, और ये है सेकंड वाली, इसकी है 3069 और इसकी है 1145। देखो IE2 I1 से बड़ी होगी, वो तो दोनों में है। अब ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ X एंड Y आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो इसने पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ा है, कम है, और दूसरा छोड़ने में यहां बहुत तकलीफ हुई है। ये एक जनरल ट्रेंड है कि दूसरी है वो 1 से ज़्यादा होगी, बट इतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहां पर नॉर्मल राइस से ज़्यादा कोई चीज़ थी, यानी ऑक्टेट कंप्लीट था। तो पहला छोड़ने के बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है तो ये अल्कली मेटल है। इसमें अगर आप देखते हैं तो पहला छोड़ा, दूसरा बढ़ना था, रेगुलर इंक्रीज होता है डेफिनेटली, बट ये फिर अल्कली नहीं है। तो दोनों अल्कलाइन अर्थ हैं? नहीं। X इज एन अल्कली मेटल, हाँ ये लग रहा है, एंड Y इज एन अल्कलाइन, हाँ लग रहा है, तो B ज्यादा सही लग रहा है। दोनों अल्कली नहीं, तो फिर ये ज्यादा होती, तो इसका मतलब B वाला हमारा सही है। दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आइए देख लेते हैं। ये बनाएगा F-, ये बनाएगा N3-, ये बनाएगा Na+, और ये बनाएगा O2-। चारों की चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। हमने अभी एटॉमिक साइज की बात करी थी, जब हम रेडियस की बात कर रहे थे तो हमने आयनिक रेडियस की बात करी थी, कैटायनिक और एनायनिक रेडियस में। तो दोस्तों मोर द नेगेटिव चार्ज है ना, लार्ज विल बी द साइज, तो ये हो गया N वाला, खत्म। नाउ टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, और वैसे भी देखो ना पुराने क्वेश्चन में अगर डाउट भी है किसी को तो ऑब्वियसली बात है, यहां प्लस हो गया, सबसे स्टिंग ये करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, सबसे कम इसका होगा, ये साइज बढ़ेगा। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। देखो ये यहाँ +1 दिख रहा है थैलियम में, यहाँ +3 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, यहाँ +1 दिख रहा है, इंडियम का +3 दिख रहा है, +1 दिख रहा है, +1 दिख रहा है और +3 दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो +1 की स्टेबिलिटी थैलियम में रहेगी, ये वाला ऑप्शन होगा सीधा डायरेक्ट, सीधा सीधा। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक और सवाल है, यही तो मजा है इन टॉपिक का। तभी मैंने आपसे कहा कि बाकी सब तो आपने ज्ञान ले ही लिया है, रट्टा लगा ही लिया है, इन पहलुओं पे ज़रा ध्यान देना है जो मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं शॉर्ट में। Which of the following pair is correctly matched? पहला है बेसिक ऑक्साइड, उसमें SN वाला मामला फंस गया, वो नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड में भी ये फंस गया, देखो हाँ ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड Mn ठीक है, SO2 ठीक है, ये भी हो गया +6 का चला गया, ठीक है। सी वाला ऑप्शन डायरेक्ट हो गया है, तो बहुत ईजी। सेलेक्ट द एलिमेंट whose ट्राइहैलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म दिस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये कितना से आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रहा है, कौन नहीं बना सकता? कॉम्प्लेक्स बनाता कौन है? हमने अगर D&F में भी देखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही बना सकता है जिसपे एटलीस्ट d ऑर्बिटल हो, उनमें इलेक्ट्रॉन हो, खाली हो, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो बाकी सब पे तो वेकेंट d ऑर्बिटल होंगे, परंतु बोरोन पे नहीं होंगे, तो इस वजह से ये नहीं, कैन नॉट भी कह रहा था ना, तो ये नहीं बना पाएगा। समझ में आ रही है? ये एक समस्या यहां पर होगी।
द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेन न्यूट्रल एसिडिक। न्यूट्रल में सबसे पहले देख लो, NO दिख रहा है, ठीक है, 3 में दिख रहा है। फिर एसिडिक CO2 है, CO2 है, हाँ, तो C और D में से कोई होगा। बेसिक में कैल्शियम ऑक्साइड, खत्म। थैंक यू बच्चों। तो ये था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैंने आपसे जो कहा कोई और डिटेल चाहिए हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें। फिर मिलेंगे, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट प्यारा टॉपिक। ऑल द बेस्ट।